हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीव बिथरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय बच्चों, आज हम आधुनिक भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं, जो बिंदु एक बहुत दूरगामी परिणाम लेकर निकला। जी हाँ, जैसे आप पीछे लगी हुई इमेज के माध्यम से समझ पा रहे होंगे कि आज हम पूना पैक्ट, कम्युनल अवार्ड या गांधी अंबेडकर समझौते पर चर्चा करने वाले हैं। हम गांधी अंबेडकर समझौते पर चर्चा करें उससे पहले बच्चों हमें इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि समझना पड़ेगी कि आखिर इस समझौते की जरूरत क्यों पड़ी और एक ऐसा मतभेद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मोहनदास करमचंद गांधी के मध्य उपजा, जिससे पूरे देश की सांसें बच्चों थमी हुई थी। पूरा देश क्या, पूरा विश्व, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी एक राष्ट्रीय नेता से ऊपर निकलकर अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित हो चुके थे। इस अवार्ड के बाद जो इसके कहना चाहिए नकारात्मक जो परिणाम निकले, वो नकारात्मक परिणाम से पूरा विश्व अचंभित था। गांधी जी आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। अंबेडकर जी गांधी जी के आमरण अनशन का विरोध कर रहे थे और अंग्रेज इस भयावह स्थिति में बहुत ही आनंदित महसूस कर रहे थे, क्योंकि वो मंद मंद मुस्कुराकर ये कह रहे थे कि हमने जो बिसात बिछाई है उस पर ये दोनों बुरी तरीके से फंस गए हैं। तो बच्चों, हम इस सांप्रदायिक पंचायत के विषय में पहुंचे उससे पहले हम इसकी एक पृष्ठभूमि देखें कि आखिर ये स्थिति निर्मित क्यों हुई कि डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में, जिन दोनों का ही उद्देश्य था भारत को स्वतंत्रता दिलाना, भारत को गुलामी दास्ता से मुक्त करना, दोनों ही दलित हितैषी थे, लेकिन फिर भी दोनों में इस विषय पर लेकर मतभेद उभरे। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। प्रारंभ में ये कंपनी बच्चों एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आई थी, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां इतनी ऐसी बनती गई कि इस कंपनी ने भारत पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। और इसका सबसे पहले जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था से लोग दुखी होकर इसके खिलाफ जो खड़े हुए, उसको आपने सबने पढ़ा रखा है, मेरा वीडियो भी डला है। 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के बाद बच्चों अंग्रेजों ने के समय तक अंग्रेजों ने ये माना कि भारत में हमारे शत्रु मुस्लिम हैं, क्योंकि मुसलमानों से अंग्रेजों ने सत्ता अधिकतर क्षेत्रों में प्राप्त की थी। लेकिन धीरे धीरे बच्चों अंग्रेजों की नीति में परिवर्तन आया और उन्होंने इसका अध्ययन किया कि यहाँ का बहुसंख्यक वर्ग हिंदू है। यदि हम हिंदू वर्ग से सजग रहेंगे तो हम यहाँ पर अपनी सत्ता को बहुत लंबे समय तक स्थापित करने में सफल हो पाएंगे। इसी को लेकर बच्चों अंग्रेजों ने एक नया पासा फेंका, फूट डालो शासन करो के अंतर्गत हिंदुओं से डराकर, बहुसंख्यक से डराकर, हम यूं कहें मुसलमानों को डरा के रखा और अपनी ओर धीरे धीरे मिलाना शुरू किया। और उन्होंने सांप्रदायिकता का एक ऐसा बीज बोना शुरू कर दिया जिस बीज से उनको ये लग रहा था कि मेरी जड़ें बहुत मजबूत हो जाएंगी, क्योंकि ये अगर हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो इस देश से हमारा निकलना शीघ्र ही तय है। तो हमें मुसलमानों को यह डरा कर रखना पड़ेगा कि हम यदि इस देश से चले जाएंगे तो इस देश पर बहुसंख्यक वर्ग हिंदू तुम पर राज करेगा, जो अभी तक तुम राज करते थे इस देश पर। अब मेरा शासन यहां पर तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा है। इसका ही आपने परिणाम पढ़ा होगा। 1905 में उन्होंने बंगाल का विभाजन किया मुसलमानों को खुश करने के लिए। मुसलमानों का एक वर्ग आकर मिला और अंग्रेजों ने उस वर्ग को बहुत महत्व दिया। उसी वर्ग की
परिणति, जो महत्व की परिणति थी बच्चों, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में, और उसी की मांग पर अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहली बार सांप्रदायिकता के और ज्यादा बीज बोए, और उस ज्यादा बीज से उन्होंने पृथक निर्वाचन व्यवस्था को पहले लागू किया बच्चों। और इस पृथक निर्वाचन व्यवस्था में सबसे पहले मुसलमानों को भागीदार बनाया, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के अंतर्गत। 1919 में इस सांप्रदायिकता के दायरे को बच्चों और बढ़ा दिया गया। अब इसमें सिखों को भी प्रवेश दिया गया, भारतीय ईसाइयों को इसमें प्रवेश दे दिया गया। अंग्रेज यहां तक संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उन्हें अब भी लग रहा था कि अभी हिंदू समाज बहुत बड़ा है बच्चों, इस हिंदू समाज को हम कैसे तोड़ें। तो अंग्रेजों ने एक अध्ययन किया कि अंग्रेजों ने देखा कि भारत में एक दलित शोषित तबका है, उस दलित शोषित तबके को यदि हम अपनी ओर मिला लें तो हिंदू समाज भी दो भागों में विभाजित हो जाएगा, और हिंदू समाज ही बच्चों टूट जाएगा। और जब हिंदू समाज टूटेगा तो फिर मुझे इस देश से निकालने के लिए इतनी कोई बड़ी ताकत नहीं है जो हमको चुनौती दे सके, और इस देश में हम लंबे दीर्घ समय तक शासन करेंगे। इसी चेष्टा से अंग्रेजों ने भारत में दलित कार्ड को खेलना शुरू कर दिया। जब गांधी जी बच्चों सबना अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे, उसी सबना अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौता हुआ, और उस गांधी इरविन समझौता के अंतर्गत ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों से जो वार्ता का दौर चल रहा था, जिसको आपने गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से बच्चों पढ़ा था, उस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं गया था, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हुआ था, उसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के तौर पर मोहनदास करमचंद गांधी भाग लेने के लिए गए। उसमें डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी गए, मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना गए। ऐसे प्रतिनिधि वहां पर भाग लेने के लिए पहुंचे, और उन प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बात ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समक्ष रखी। लेकिन इस सम्मेलन में कोई एक स्पष्ट परिणाम नहीं निकला, और यह सम्मेलन अपने आप में सफलता प्राप्त नहीं कर सका। इसी असफलता ने सांप्रदायिकता के बीजों को बच्चों जन्म दिया, जिस जन्म का ही परिणाम था पूना पैक्ट या पूना समझौता। और इससे पहले को जो कहते हैं उसको कहते हैं सांप्रदायिक पंचाट। अब जो सांप्रदायिकता की आग जो लपटें थीं, वो पहले उसमें मुसलमानों को उछेड़ा, उसमें फिर सिखों को लिया, ईसाइयों को लिया, अब उसमें दलितों को लेकर हिंदू समाज को तोड़ने का काम किया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कुछ समय के लिए अंग्रेजों की बात को ज़्यादा उचित समझने के लिए ऐसे उचित समझते हुए दिखे, और इस पर गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य एक विवाद उत्पन्न हुआ, और उस विवाद का बड़ा ही दुष्परिणाम निकलने वाला था, क्योंकि गांधी जी जिद पर अड़ गए थे इस अवार्ड के विरोध में, और उन्होंने आमरण अनशन किया। इस कहानी को हम यहाँ बिंदुवार समझते हैं, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। आप इनको नोट करते जाएंगे बच्चों, तो आपको प्रतियोगी परीक्षा से लेकर और आपकी क्लासेस जो बीए, एमए, 12वीं 10वीं के इतिहास के बच्चों के लिए, सभी के लिए बहुत उपयोगी, बहुत शॉर्ट में मैं लेकर आया हूं। आइए एक एक बिंदुवार समझते हैं। प्यारे बच्चों, हम इसको पढ़ते हैं, या तो पूना पैक्ट कहते हैं बच्चों, या सांप्रदायिक अवार्ड बोलते हैं बच्चों, या इसको कम्युनल अवार्ड बोलते हैं, या सांप्रदायिक पंचाट बोलते हैं, जो 1932 में बच्चों आया था। क्या हुआ बच्चों? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया। मैंने आपको बताया था महात्मा गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ। उस समझौते के अंदर गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हुए, और वो लंदन में भाग लेने के लिए गए, जिसमें बहुत भारत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उसमें से जब कोई एक स्पष्ट राय सभी की नहीं बनी, तो ये सम्मेलन क्या हो गया? असफल हो गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बिना किसी निष्कर्ष पर ही खत्म हो गया, क्योंकि इस सम्मेलन में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन बरकरार रखने की बात बच्चों कही। जैसा कि मैं आपको बता दिया पहले के
1909 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मिल गया था। अब पृथक निर्वाचन क्या है, मैं आगे आपको इसको बहुत स्पष्ट रूप से समझाने वाला हूं, तो आप कृपया उसको छोड़कर इस बात को यहां समझें। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने भी, बाबा साहब ने भी दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में रखी, जिसका गांधी जी द्वारा विरोध किया गया। जैसे बच्चों गांधी जी द्वारा विरोध किया तो स्वाभाविक सी बात है डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के मध्य मतभेद उत्पन्न होने ही थे, और अंग्रेज यही चाह रहे थे कि हिंदू समाज को हमें किसी भी तरह से तोड़ना है और इस टूटे हुए समाज से हमारे साम्राज्य की जड़ें और तेजी से नीचे जाएंगी और हमारा साम्राज्य मजबूत होगा। क्या हुआ बच्चों आगे? इसलिए डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की इस मांग का विरोध करने पर डॉक्टर अंबेडकर व गांधी के मध्य मतभेद उत्पन्न हो गए। जब यह सम्मेलन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका तो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने सभी प्रतिनिधियों से एक आवेदन पर हस्ताक्षर करने को कहा और कहा कि हम अब अपने हिसाब से जो उचित लगेगा उसकी हम घोषणा करेंगे। क्या हुआ बच्चों? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफलता के कुल ओढ़े हुए खत्म हो गया। गांधी जी भारत लौट आए। भारत लौटते जो सपना अवज्ञा आंदोलन निष्क्रिय सा दिखाई दे रहा था, गांधी जी ने सक्रिय भागीदारी की और गांधी जी को जनवरी में क्या कर लिया गया? 32 में पुनः गिरफ्तार कर लिया गया, कैद कर लिया गया और उन्हें पूना की अरबदा जेल में कैद करके रख दिया गया। अब अंग्रेजों को और अच्छा अवसर मिल गया। 1931 जनवरी में गांधी जी को जब जेल में बंद कर दिया गया, कोई बड़ा लीडर नहीं मिला, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अपनी घोषणा को फोड़ दिया और उसमें घोषणा में मुख्य रूप से था क्या? सांप्रदायिक पंचायत, यानी अब दलितों को भी पृथक निर्वाचन दिया जाएगा। जो 1909 में, बच्चों आप लिख लो, नोट कर लो, 1909 में सबसे पहले जो निर्वाचन दिया गया था वो किसको दिया गया था? सबसे पहले मुसलमानों को दिया गया था, जिसको हम मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं, जिसमें बढ़ाकर सिखों को, ईसाई जो भारत में थे उनको दे दिया गया, और 1932 में अब इसमें दलितों को भी दे दिया गया। अब जैसे गांधी जी ने इस अवार्ड की घोषणा सुनी तो बच्चों गांधी जी इसके विरोध में आए और उन्होंने 2 पत्र, एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री को और एक भारत सचिव को लिखे और इस अवार्ड को वापस लेने की मांग की। जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री की ओर से, ब्रिटिश सरकार की ओर से कोई सकारात्मक निर्णय गांधी जी को नहीं दिखाई दिया तो गांधी जी ने बच्चों क्या किया? पूना जेल में ही 20 सितंबर को आमरण अनशन की घोषणा कर दी। जबकि बच्चों आपको याद रखना है, ये जो घोषणा, जो पूना पंचायत की जो घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी, वो बच्चों की गई थी 16 अगस्त 1932 में। ये याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इतिहास में बहुत सारी डेटें याद नहीं करनी जाती, लेकिन जो महत्वपूर्ण डेट है वो आपको याद करना है। दलित कम्युनल अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त को और गांधी जी द्वारा इसके विरोध में आमरण अनशन की शुरुआत हो गई 20 अगस्त 1932 को। जैसे गांधी जी ने इसकी आमरण अनशन की घोषणा की, वैसे ही पूरे भारत का माहौल एकदम गर्म हो गया, लोग डरने लगे अब इसका कोई दुष्परिणाम, दुखद परिणति न हो जाए, और डॉक्टर अंबेडकर पर बच्चों लोग दबाव बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने यह कहा कि अब हम इसको, घोषणा को वापस नहीं ले सकते, क्योंकि ये ब्रिटिश संसद द्वारा पास है और ये हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, हम इसमें यह कर सकते हैं कि कोई 2 समूह, 2 संप्रदाय, 2 जातियां या 2 दल इसमें समझौता कर लेते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, तो हम उसके अनुसार इसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं।
इसी के उद्देश्य से गांधी जी द्वारा आमरण अनशन शुरू कर दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर इस अनशन के खिलाफ थे। उनको अंबेडकर जी को लगा कि ये दलितों के खिलाफ मोहनदास करमचंद गांधी जा रहे हैं, लेकिन गांधी जी का कहना था कि दलित भी हिंदू समाज का अंग हैं, तो उनको पृथक निर्वाचन नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी बहुत अच्छी बात कही बच्चों। उन्होंने ये कहा कि जो पृथक निर्वाचन है वो पृथक निर्वाचन कोई दलितों को तो ही नहीं मिल रहा ना। अगर आपको आमरण अनशन करना है तो उसमें मुस्लिम भी शामिल हैं, इसमें सिख भी शामिल हैं, इसमें भारतीय ईसाई भी शामिल हैं, उनके लिए भी तो आपको इसमें बोलना चाहिए। लेकिन तेज बहादुर सप्रू, सी राजगोपालाचारी जैसे बड़े उस समय के टॉप लीडर डॉक्टर अंबेडकर से बार बार वार्ता करने के लिए निकल पड़े। वार्ता हुई और डॉक्टर अंबेडकर को भी ये कहीं ना कहीं लगने लगा कि अगर इस अनशन से कुछ अनहोनी हो गई तो इससे सारा दोष हमारे ऊपर या हमारे समाज के ऊपर आ जाएगा। कि करने तो अच्छा निकले थे लेकिन ये गलत हो गया। क्या हुआ बच्चों? अतः डॉक्टर अंबेडकर पर समझौते का दबाव बनाना शुरू हुआ। समझौते के लिए तेज बहादुर सप्रू, सी राजगोपालाचारी ने विशेष प्रयास शुरू किए। ये प्रश्न परीक्षा में आता है कि पूना समझौता में प्रयास करने वाले प्रमुख लीडर्स के नाम कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी और तेज बहादुर सप्रू ये थे। आमरण अनशन के 5वें दिन यानी कि 24 सितंबर को, याद रख लेना, 24 सितंबर 1932 को गांधी अंबेडकर समझौता हुआ। इस समझौते पर डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी की ओर से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, आप इसको याद रख लेना, क्योंकि ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में कि इस समझौते में किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए। तो अधिकतर लोगों को लगता है, चूंकि बोला ही जाता है अंबेडकर गांधी समझौता, तो लोगों को लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा और गांधी द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए होंगे, पर ऐसा नहीं बच्चों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मदन मोहन मालवीय द्वारा हस्ताक्षर किए गए। और इस हस्ताक्षर की, इस समझौते की आप महत्वता को समझें तो आप समझें कि इस समझौते का कितना अधिक महत्व था कि जिस पेन से, कलम से डॉक्टर अंबेडकर ने इस पर समझौते किया था, उस कलम को सी राजगोपालाचारी द्वारा क्या कर लिया गया? एक्सचेंज कर लिया गया। अपना कलम डॉक्टर अंबेडकर को दे दिया और अंबेडकर ने जिस कलम से हस्ताक्षर किए थे वो सम्मान स्वरूप वो कलम अपने पास रखी। सोचिए आप कितना इस समझौते का महत्व था, क्योंकि महात्मा गांधी जिद पर अड़े हुए थे, वो कुछ खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है कुछ अनहोनी हो सकती थी। लेकिन अंततः इस अनहोनी को बड़ी सूझबूझ से भारतीय तत्कालीन नेताओं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा सुलझा लिया गया और कितने को? 24 सितंबर को एक समझौता हो गया। अब बच्चों समझौते में क्या निकल के आया, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, इन पर हम चर्चा कर लेते हैं क्या निकल के आया। सबसे पहला जो शर्त निकली, डॉक्टर अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन की मांग को वापस ले लिया। जो उस पर मूल बात थी कि वापस ले लिया जाए, तो उन्होंने अपनी मांग को, पृथक निर्वाचन की मांग को वापस ले लिया। और वापस लेने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी एक पुस्तक है, उसमें लिखा भी है उन्होंने कि मैं अपने समाज के साथ धोखा कर रहा हूं, ये लिखा उन्होंने बच्चों। दूसरा, अब अंबेडकर ने कहा मैंने वापस तो ले लिया अपनी मांग को, अब मुझे मिलेगा क्या इससे? यानी डिप्रेस्ड, जिसको अनुसूचित जाति कहते हैं, दलित कहते हैं, गांधी जी जिनको हरिजन बोलते थे, क्या मिलेगा उनको? तो गांधी जी ने कहा आपको भी मिलेगा, हम समझौता किए हैं तो हम भी कुछ सोच के बैठे हैं आपको कुछ अच्छा देने के लिए। और शायद आज हम इसको मानते हैं कि गांधी जी का अनशन कल हमें बुरा लगता था, लेकिन आज वो अनशन गांधी जी का कहीं ज्यादा लाभदायक हुआ, क्योंकि जब संविधान निर्माण हुआ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी उस संविधान निर्माण में इन्हीं प्रावधानों को रखा। ये दूरगामी और सकारात्मक परिणाम देने वाले सुधार थे। क्या सुधार हुआ बच्चों? उसमें जो सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत दलितों को 71 स्थान दिए गए थे प्रांत में,
दलित वर्ग को प्रांत में 71 सीटें जो थी आरक्षित, किसके लिए? पृथक निर्वाचन के लिए। मैं आपको बता रहा हूं कि पृथक निर्वाचन अभी आपको समझाने वाला हूं। उसके स्थान पर गांधी जी ने 148 यानी दुगने से भी अधिक सीटों आरक्षित कर दी। एक सुधार। दूसरा, जो केंद्र में एक भी सीट नहीं थी उनमें 18 सीटों को आरक्षित कर दिया गया। ये इस मांग के बदले में, किस मांग के बदले में? पृथक निर्वाचन की मांग के बदले में दिया गया। तीसरी बात, सरकारी नौकरियों में भी दलित को आरक्षण देने की बात को स्वीकार किया गया। डियर स्टूडेंट्स, ये यहां से शुरू हुआ चलन। चौथी, प्रांत शिक्षा में जो शिक्षा के लिए बजट आवंटित होता था, उस बजट में कुछ एक निश्चित राशि या रुपए दलितों की शिक्षा में ही खर्च किए जाएंगे। ये 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पूना समझौता 1932 में जो हुआ, उसकी ये 5 शर्तें बच्चों आपको याद करना पड़ेंगी। बहुत सिंपल सी हैं। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा पृथक निर्वाचन की बात मांग वापस ले ली गई। पृथक निर्वाचन में आरक्षित 71 सीटों के स्थान पर 148 सीटें दलितों को दे दी गई और केंद्र में 18 सीटें दे दी गई। सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई और शिक्षा के लिए बजट का एक निश्चित राशि दलितों के ऊपर ही खर्च किया जाएगा। ये दूसरी बात होगी बच्चों। अब तीसरी जो महत्वपूर्ण बात हमने आपसे कही थी कि अब हम ये समझेंगे कि पृथक निर्वाचन और आरक्षण में क्या अंतर है। जो उनका आरक्षित सीटें होंगी, पृथक निर्वाचन बच्चों जो सबसे बड़ी बुराई थी उसमें यह था कि पृथक निर्वाचन में उम्मीदवार भी और मतदाता दोनों ही दलित होंगे। चाहे उस कॉन्स्टिट्यूंसी में अन्य किसी भी वर्ग का मतदाता हो, लेकिन उस मतदाता को वोट देने का अधिकार होगा जो क्या होगा? दलित होगा। और मतदाता भी वो होगा दलित और उम्मीदवार भी बच्चों दलित होगा। अब आरक्षण में क्या कर दिया गया बच्चों? आरक्षण में उम्मीदवार तो दलित होगा, लेकिन वोटर यानी मतदाता सभी होंगे। तो लोगों ने कहा इससे दलितों का भला होने वाला नहीं है। बात तो एक सी लगती है, लेकिन इसमें एक अंतर है कि यहां केवल मतदाता दलित होगा, उम्मीदवार भी दलित होगा, या उम्मीदवार दलित होगा, मतदाता सभी होंगे। तो इसमें उन्होंने कहा मान लो एक्स और वाई दोनों ही दलित हैं ये बच्चों। एक उम्मीदवार का नाम एक्स है और एक उम्मीदवार का नाम वाई है। तो इसमें वाई उम्मीदवार है जनरल का और ये है दलित का, मान लो ये। तो इसमें वाई की जीतने की संभावना अधिक है। क्यों? क्योंकि ये सभी वर्ग का वोट में से, मतलब जनरल के वोट इसको मिल जाएंगे और दलित में से कुछ वोट ये निकाल लेगा, तो इसके पलड़ा भारी हो जाएगा और ये जीत जाएगा। तो लेकिन इसमें विरोध क्या है? भाई ये भी तो दलित है, लेकिन ये दलित कहीं ना कहीं उनका कहना है ये इस वर्ग का हितैषी होगा, क्योंकि वो इनका डमी प्रत्याशी, इनके कहने पर वो लड़ रहा है, इनके दबाव में लड़ रहा है वो। तो गांधी जी ने कहा इसकी भी व्यवस्था कर दी जाएगी। बात आपकी आशंका है, इस आशंका को भी हम यहां खत्म कर देंगे। कैसे खत्म किया उन्होंने? इस समय वर्तमान में तो बच्चों ये व्यवस्था लागू है, लेकिन उस समय क्या किया गया? मान लो उन्होंने कहा एक्स वाई और जेड ए बी सी, यानी कि 6 उम्मीदवार दलितों के लड़ेंगे। इन 6 उम्मीदवारों को केवल एससी मतदाता ही वोट देगा, जिसको कहा जाएगा प्राथमिक निर्वाचन। बहुत अच्छे समझना, ये प्राथमिक निर्वाचन होगा। इस निर्वाचन में केवल एससी के ही वोट डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी एससी का ही होगा। अब मान लो जनरल वालों ने इसमें बीसी को खड़ा भी कर दिया, मान लो, और एक्स वाई जेड ये क्या है? ये 4 कौन है? ये दलितों के हैं। ये यहां कर देता हूं बच्चों, ये कर देता हूं। तो इसमें ये होगा कि ये जो एससी मतदाता थे
ये जिन प्रत्याशियों को वोट डालेंगे सॉरी, उनमें से 4 प्रत्याशी जो टॉप वोट प्राप्त करने वाले होंगे वो मूल प्रत्याशी रह जाएंगे, और जो 4 से बाद के होंगे वो इस प्रत्याशी से हट जाएंगे। और अब जो द्वितीय निर्वाचन होगा उसमें सभी वोट डालेंगे, यानी जनरली वोट डालेगा और एससी भी डालेगा। इससे यदि एससी का कोई डमी प्रत्याशी होगा बच्चों, तो वो एससी का डमी प्रत्याशी हट जाएगा और दलित का ही प्रत्याशी इसमें जीतेगा। ये पृथक और सामान्य आरक्षण वाले निर्वाचन में